हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 1970 के बारे में। ये लॉ की एक ब्रांच है जिसका पर्पस ये है कि एक मुल्क में मोनोपोली को क्रिएट ना होने दिया जाए। मोनोपोली क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोनोपोली जो है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इकोनॉमी में जब बेचने वाले एक या दो होते हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, वो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस जो हैं वो सेट करते हैं, तो उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो इन मोनोपोलीज़ को रोकने के लिए जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे आपका कस्टमर जो है उसका नुकसान हो, उसको रोकने के लिए ये अथॉरिटी, ये ऑर्डिनेंस बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी डेफिनेशंस हैं। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 1970, इसका पर्पस क्या था? एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर मेजर्स अगेंस्ट अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस था जो कि इसलिए बनाया गया कि मुल्क की जो इकोनॉमिक पावर है, मुल्क की जो मईशत है, वो चंद हाथों में महदूद होके ना रह जाए। मोनोपोली को रोकने के लिए, मोनोपोली की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जिससे कंज्यूमर का नुकसान हो, उनको रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाया गया था। अब हम बात करते हैं वन बाय वन डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस में जो सबसे पहली चीज है वो है एग्रीमेंट। अब जैसा कि आपने लॉ में एग्रीमेंट को पढ़ा है, तो लॉ में एग्रीमेंट की, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर जो आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑर्डिनेंस 1970 है, इसमें इसकी एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। बेसिकली कोई भी ऐसा जो एग्रीमेंट है या कोई भी ऐसी अरेंजमेंट, कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग, दो लोग जब एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं और वो बात चाहे राइटिंग फॉर्म में हो, वेदर और नॉट इन राइटिंग फॉर्म में हो या ना हो, और या वो चीज लीगली इन्फोर्सेबल हो या ना हो, फिर भी इस ऑर्डिनेंस के जुमरे में उसको एग्रीमेंट ही समझा जाएगा। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक ही सिचुएशन में जो है किसी बात पर रिटन फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में जो है वो एग्री हो, और जो है वो वो लीगली जो है उस चीज, लीगली वो चीज इन्फोर्सेबल हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो एग्रीमेंट के जुमरे में आएगी। एग्रीमेंट के बाद हम चलते हैं एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की जानिब। आप जब इसको एरो को देखेंगे तो एरो जो है वो आपको गाइड करता रहेगा। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का मतलब होता है दो ऐसी बॉडीज, दो ऐसे इदारे, दो ऐसे लोग, दो ऐसे वेंचर्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, उन्हें हम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहते हैं। देखें ना, टू और मोर अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दो या दो से ज्यादा इदारे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से। किन मैनर्स में? दो तरीकों से वो इदारे एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। पहली बात, अगर एक बंदा जो ओनर है या पार्टनर है किसी भी एक इदारे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो उस इदारे के कम से कम 30% शेयर का मालिक है। या दूसरी चीज, वो ओनर है या पार्टनर है किसी और इदारे में और उस इदारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी शराकत है, और उस इदारे के कम से कम 30% जो उसकी वोटिंग पावर है वो उसके पास है। तो दोनों सूरतों में, यानी एक इदारा, कोई भी एक शख्स या उसका पार्टनर, अगर एक इदारे में उसके 30% शेयर हैं या कम से कम 30% वोटिंग पावर है, तो दोनों सूरतों में जो है ये दोनों इदारे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग समझे जाएंगे। इसी तरह से अगर एक इदारा, इफ द अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट, अगर कोई इदारा एक कॉमन मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है, या उसकी जो मैनेजमेंट है वो सेम लोग कर रहे हैं, या उसका जो कंट्रोल है वो सेम लोगों के पास है, या वो इदारे एक दूसरे की सब्सिडरी हैं, तो यहां पर भी जो इनको एसोसिएटेड अंडरटेकिंग समझा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, डेफिनेशन पे डेफिनेशन सी। जहां पर भी इस एक्ट को पढ़ते, इस ऑर्डिनेंस को पढ़ते वक्त जहां पर भी जो है वो अथॉरिटी का लफ्ज आएगा, तो अथॉरिटी का मतलब समझा जाएगा मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी, कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8।
यानी इस लॉ के तहत अथॉरिटी एक बनाई जाएगी जिस अथॉरिटी का मकसद मुल्क में मोनोपोली को और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल क्या है जी? कंट्रोल का बेसिक जो मतलब है वो है द पावर टू एक्सरसाइज अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। जब किसी के पास इतनी पावर हो कि वो किसी इदारे की मैनेजमेंट को या पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके इन रिलेशन टू शेयर्स, या शेयर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, मीन्स द पावर टू एक्सरसाइज अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द वोटिंग पावर अटैच्ड टू सच शेयर्स। यानी जब एक बंदा जो है वो इदारे की मैनेजमेंट पर असरअंदाज हो सके, पॉलिसीज पर असरअंदाज हो सके, या फिर वो वोटिंग पावर पर असरअंदाज हो सके जो कि शेयर से जुड़ी होती हैं, तो इस सूरत में हम कहेंगे उस बंदे का इस इदारे पर कंट्रोल है। इंडिविजुअल्स का लफ्ज जो है, इंडिविजुअल में तमाम इंडिविजुअल्स आएंगे और उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इंक्लूड होगी। हम मार्केट की बात करते हैं। गुड्स या सर्विसेज की मार्केट का मतलब वो ज्योग्राफिक रीजन होता है जिसमें उस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन हो या फिर जिस इलाके में चीज को प्रोड्यूस करके सेल किया जाए, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज हों। जिस एरिया में हम उनको सेल आउट कर रहे हैं, जिस एरिया में हम उनकी प्रोडक्शन को सेल कर रहे हैं, वो हमारे जो है मार्केट कहलाती है। मोनोपोली पावर क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन है। इसमें कोई भी एक या एक से ज्यादा जो सेलर्स हैं, जब वो एक मार्केट में अपनी प्राइसेस इस तरह से सेट कर सकें कि कोई इनके कंपटीशन में ना आए, या फिर वो अपने आउटपुट को इस तरह से स्लो कर दें, यानी वो अपने आउटपुट को रोक लें, या फिर जो है वो अपनी चीज की सप्लाई मार्केट में कम कर दें, जिससे उनका मार्केट शेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी लोग उनके मोहताज हो, लोग उन पे डिपेंडेंट हो, या फिर लोग जो हैं दूसरों को मार्केट से इस तरह से वो अपनी प्राइसेस सेट करें कि वो दूसरों को मार्केट से बिल्कुल आउट कर दें। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मोनोपोली पावर के जुमरे में आती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप इन डेफिनेशंस को समझ गए होंगे। अगर इन डेफिनेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको ये वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें।